हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से टीटी एकेडमी पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आप सभी लोगों के सामने लेके हाजिर हो चुके हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9 तारीख से लेके आपके आज तक 14 तारीख तक की बात करने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे, क्या क्या आपके डेली न्यूज एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनेंगे आपके एग्जाम में, तो उसी के हिसाब से करंट अफेयर के मेन टॉपिक्स हैं। तो छत्तीसगढ़ ने अभी फिलहाल में एक नवीनतम टाइगर रिजर्व की घोषणा की है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो जो आपका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य, ये दोनों को क्या किया गया है, संयुक्त क्षेत्रों को क्या बना दिया गया है, अब टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो एग्जाम में दोनों का भी आ सकता आपके इनको जोड़ के कि मतलब संयुक्त रूप से तो गुरु घासीदास आपका नेशनल पार्क और तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को संयुक्त रूप से जोड़ के टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। यह मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगे राज्यों के उत्तरी भाग में स्थित है और यह छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व, ध्यान रखिएगा, दिस इज द फोर्थ। इसके पहले आपका क्या है, उदती सीता नदी, अचाम, कमर और इंद्रावती, ऑलरेडी 3 हुआ करते थे, अब फिलहाल कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 9 अक्टूबर को मनाया गया विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया गया 9 अक्टूबर को। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रत्येक वर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो फिर ये फाइनली विश्व डाक दिवस उद्देश्य इसका क्या है, लोगों और व्यवसाय के दैनिक जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और 6 देशों के सामाजिक, आर्थिक और विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना। इस बार विश्व डाक दिवस का क्या था थीम, इनोवेट टू रिकवर, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। इसका थीम वगैरह पूछ सकते हैं और किस दिन मनाया जाता है ये पूछ सकते हैं। ठीक, विश्व डाक दिवस के बारे में और ध्यान दे सकते हैं हम लोग। स्विस की राजधानी जो है, स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है बर्न में 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई, ठीक है ना, यूनियन पोस्टल यूनियन की स्थापना वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अगर कभी कोई पूछ ले या किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी स्विस की राजधानी बर्न में, कब हुई थी, 1874 में। और 1969 में टोक्यो, जो कि जापान में स्थित है, आयोजित यूपीयू कांग्रेस, ठीक है ना, द्वारा विश्व डाक दिवस घोषित किया गया। तब से दुनिया भर में देश हर साल इस समारोह को क्या करते हैं, भाग लेते हैं, मनाते हैं। कई देशों में पोस्ट नए डाक उत्पादों और सेवाओं को पेश करने या उनका प्रचार करने के इवेंट का उपयोग करते हैं। यहाँ पे कुछ और फैक्ट है आपके सामने। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन मुख्यालय कहाँ पे है, बर्न, जो कि स्विट्जरलैंड में है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन महानिदेशक कौन है, मासाहिको मोटोकी हैं। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के संस्थापक हेनरिक वॉन स्टेफेंस को जाना जाता है और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना कर दी थी 9 अक्टूबर 1874 में। तो सारी जानकारी आपके सामने आ गई पोस्टल डे के उपलक्ष्य में। अगला देखते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ठीक है ना, ये किस दिन मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, 9 अक्टूबर को। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे किस दिन मनाया जाता है, आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। 2006 से शुरू होने के बाद से हर साल विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आधिकारिक तौर पर साल में 2 बार मनाया जाता है। सबसे पहले या मई के दूसरे शनिवार को और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। 2021 में आपका वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो मनाया गया वो 8 मई 2021 को, फिर दूसरा वाला आपका 9 अक्टूबर 2021 को मनाया गया, ठीक है ना। विश्व प्रवासी दिवस 2021 जो इसका आपका थीम वगैरह था, सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ बर्ड, थीम के साथ मनाया जाए, ठीक है ना, क्योंकि मना दिया गया है। तो ये इसका थीम वगैरह था, ध्यान में रखना।
इस दिन का महत्व कैसे क्यों मनाया जाता है? तो प्रवासी जो पक्षी होते हैं, माइग्रेट्स जो बर्ड्स होते हैं, और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिन मनाया जाता है। यह दिन 2 संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन, मतलब कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, CMS जिसको बोलते हैं, और अफ्रीकी यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट, ठीक है ना। और कोलोराडो स्थित गैर लाभकारी संगठन NGO है एनवायरमेंट फॉर अमेरिका, EFTA जिसको बोला जाता है, साझेदारी में आयोजित किया जाता है। तो इस सब इसके पीछे की जानकारी है, भी जानना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो बनेगा एग्जाम में हमारे। पहलवान अंशु मलिक ने जीत लिया है विश्व चैंपियनशिप। तो ये जानकारी आपको जानना जरूरी है। 2021 के विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि यह विश्व चैंपियनशिप में पहली भारतीय महिला फाइनलिस्ट बनी है और रजत पदक का दावा करने वाली भारत की पहली महिला है, ठीक है ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनको सिल्वर मेडल मिला। 19 वर्षीय अंशु ने क्या किया? 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल बाउट में संयुक्त राज्य अमेरिका की 2016 की ओलंपिक चैंपियन हेलन लुइस मैरालिस से हारने के बाद रजत पदक के लिए समझौता किया, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए हो सकता है। अब तक देख लेते हैं। अब तक भारतीय महिला पहलवान अलका तोमर 2006 में, गीता फोगाट 2012 में, बक्ता फोगाट 2012 में, पूजा ढांडा 2018 में, विनेश फोगाट 2019 एक कांस्य जीतने में सफल रही हैं। पहलवान सुशील कुमार जो फिलहाल जेल में हैं, 2010 में जीता इन्होंने। अब तक विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले भारत के एकमात्र पहलवान हैं। इसके अलावा सरिता मोर ने 2 से 10 अक्टूबर 2021 तक नॉर्वे के ओस्लो में आयोजित होने वाली 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 59 किलोग्राम वर्ग के कांस्य में अपना पहला पदक जीता। अगला प्रश्न क्या बन सकता है आपका? यूनेस्को ने भारत के लिए 2021 का जो स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च की, ठीक है ना। तो ये विश्व शिक्षक दिवस देखो किस दिन मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखना। विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ठीक है ना, जिसको आप यूनेस्को बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत ने अपनी 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट सौंपी है। इसका थीम वगैरह क्या था? यहाँ पे नो टीचर नो क्लास लॉन्च किया है, ठीक है ना। यह जो प्रकाशन है यूनेस्को नई दिल्ली की वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट है और यह व्यापक शोध पर आधारित है। स्टेट बैंक एजुकेशनल रिपोर्ट का यह तीसरा संस्करण, ठीक है ना। पूछ सकता है कौन सा संस्करण है, तो भी आपको ध्यान में रखना। तीसरा संस्करण है जिसमें शिक्षक, शिक्षण और शिक्षा के विषय पर केंद्रित है। पूरे भारत में स्कूलों में इंटरनेट की पहुंच अभी तक सिर्फ कितना है? 19% है, भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपको बन सकता है, हाल ही में पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, ठीक है ना। तो डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जिन्हें पाकिस्तान के परमाणु का जनक माना जाता है, उनका निधन हो गया। उनकी उम्र 85 वर्ष थी। पाकिस्तान को दुनिया की पहली इस्लामी परमाणु शक्ति में बदलने और देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में उनके बहुत बड़ा हाथ था। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। डॉक्टर खान को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया गया था। विश्व मानसिक दिवस, मेंटल हेल्थ डे मनाया गया आपका 10 अक्टूबर, ठीक है ना। तो क्यों मनाया जाता है? कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जागरूकता, सामाजिक कलंक के खिलाफ वकालत के लिए विश्व स्तर पर हर साल आपका 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। विश्व मानसिक दिवस का समग्र उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन में प्रयास करना। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2021 का क्या थीम था? मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, यानी एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। पीएनबी ने कुछ शुरू कर दिया है। तो क्या शुरू किया है? 6 यस अभियान, ठीक है ना।
6S अभियान तो क्या है ये? पीएनबी ने त्योहारी सीजन के दौरान रियायती दर पर वित्तीय सेवाओं यानी फाइनेंशियल सर्विसेज का विस्तार करने के लिए ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है, जिसको 6S कैंपेनिंग या 6S अभियान कहेंगे। इस 6S का मतलब क्या है आपका? स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क, शिखर, संकल्प और स्वागत। ठीक है ना? तो सम्मान समाहित करता। 6S मतलब 3 इनकी क्या है आपकी, क्या कहते हैं, कंपेनियन है, इनका एक तरीके से एजेंडा एम है। इस उद्देश्य देश में वित्तीय सेवाओं के विकास के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाना, ऋण वृद्धि में तेजी लाना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच में सुधार करना और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, पूरी तरीके से कंप्लीट आपका ओवरऑल सारी बातें इसमें की गई। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया गया। वहां देखो विश्व डाक दिवस है, राष्ट्रीय डाक दिवस भैया भूले मत जाना भैया, किनों मना रहे हैं, 10 मना रहे हैं, अलग अलग है। राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है जो कि 10 अक्टूबर विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को। तो राष्ट्रीय डाक दिवस प्रदेश भर 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस के विस्तार के रूप में 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखो ये बात कर ली गई। इस दिवस का उद्देश्य पिछले 150 वर्षों में भारतीय डाक विभाग द्वारा निभाई गई भूमिका को याद करना, जिसकी स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ये भी आपका क्वेश्चन बन गया है, किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने कब किया था? 1854 में पोस्टल सर्विस स्टार्ट हुई थी ना। भारतीय डाक सेवा भारत का अभिन्न अंग है। भारत में डाक सेवाओं ने संस्कृति, परंपरा और भारतीय भौगोलिक इलाकों में विविधता के बावजूद सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है, ध्यान रखना। भारत की पिन कोड प्रणाली, जो डाक में देखते होंगे आपका पिन कोड नंबर होता है, तो वो पिन कोड प्रणाली कब स्टार्ट हुई भी देख लेते हैं। तो 15 अगस्त 1972 को केंद्रीय संचार मंत्रालय में एक अतिरिक्त सचिव श्री राम भीकाजी बेलड़कल, ठीक है ना, द्वारा 6 अंकों की पिन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। पिन कोड का पहला अंक क्षेत्र को चिन्हित करता है, दूसरा अंक क्षेत्र को, तीसरा अंक जिले को, अंतिम 3 अंक उस डाकघर को दर्शाते हैं जिसके अंतर्गत एक विशेष पता आता है। जैसे आपका कोई पत्थर कोई वो है, आपका पिन कोड है, तो ये आपका शुरुआत के पहला क्या आपका बताएगा? उस क्षेत्र को चिन्हित करेगा, दूसरा उसका उप क्षेत्र को चिन्हित करेगा, फिर उसके बाद ये आपका क्या जिले को चिन्हित करेगा, फिर उसके बाद ये उस पते को चिन्हित करेगा। इसी आधार पे आपको पहुँचते चेन के द्वारा पहुँच जाता है आपके पते पर। ठीक है। आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है, ध्यान में रखिएगा। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुबंध योगदान के लिए, मतलब डेविड, किसको मिला है? डेविड कार्ड, जो कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के हैं, को आधे के साथ आर्थिक विज्ञान में रिक्स बैंक पुरस्कार, ठीक है ना, देने का फैसला किया गया। अन्य आधा संयुक्त रूप से जोशुआ एंग्रिस्ट को, जो कि कहाँ से हैं? मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज से हैं। और दूसरे कौन है इसके साथ? गुइडो इम्बेंस, ठीक है ना, स्टेफन यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए में है। कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए देने का फैसला किया गया। इस वर्ष में पुरस्कार विजेताओं डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिश और गुइडो इम्बेंस ने हमें श्रम बाजार के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की और दिखाया है कि प्राकृतिक क्रियाओं के कारण और प्रभाव के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उनका दृष्टिकोण अन्य क्षेत्रों में फैल गया है और अनुभवजन्य अनुसंधान में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। तो इस क्षेत्र में जो श्रम बाजार है आपका, इस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके काफ़ी नई चीज़ों को सामने ले आए हैं, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। यही है वो तीनों हस्तियां आपके सामने। आर्थिक विज्ञान में रिक्स बैंक पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो ये 1968 में सेवरिक्स पुरस्कार, जो स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। एविया के एग्जाम पूछा जाता है कि स्मृति में आर्थिक विज्ञान के पुरस्कार की स्थापना की सन 68 से दिया जाता है ना, तो इसको ध्यान में रखना आपका जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में है। यह पुरस्कार बैंक की सभी वर्षगांठ के अवसर पर नोबेल फाउंडेशन द्वारा 1968 में स्वेरिक्स बैंक से प्राप्त दान पर आधारित है। सन 1969 में रैंगर फ्रिंच, इनका नाम आप लोग पढ़ेंगे जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, और जॉन
किम्बर्ग को आर्थिक विज्ञान में पहला पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है ना। आर्थिक विज्ञान पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। उसी सिद्धांतों के अनुसार जो नोबेल पुरस्कारों के लिए 1901 से प्रदान किए गए। तो ध्यान रखना है, उसकी शुरुआत 1901 से शुरू की गई थी। 1968 में आपकी इकोनॉमिक्स वगैरह स्टार्ट की गई थी। तेलुगु फिल्म निर्माता बी गोपाल को क्या मिला है? सत्यजीत रे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत बड़ा पुरस्कार, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा जो सत्यजीत रे थे। जाने माने तेलुगु फिल्म निर्माता बी गोपाल को पूर्व फिल्म का नाम क्या है? बेजवाड़ा गोपाल। भारतीय सिनेमा में उनके समग्र योगदान के लिए चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गोपाल ने 30 फिल्में, तेलुगु फिल्म और 2 हिंदी फिल्मों का निर्देशन किया है। उन्हें मलयालम फिल्म निर्माता बालू तिरियत संगीत दिया था। निर्देशक पेरुवंबूर जी रविंद्रनाथ और अन्य पैनल के द्वारा चुना गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तमिलनाडु की जो कन्याकुमारी लौंग है उसको जीआई टैग मिल गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पूछ सकते हैं हाल ही में किसको जीआई टैग मिला, तो आपकी जो कन्याकुमारी में। ठीक है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले के पहाड़ियों में उगाए जाने वाले अनोखे लौंग के मसाले जो कन्याकुमारी लौंग के नाम से जाना जाता है, क्लोव के नाम से, भौगोलिक जीआई टैग उसको दे दिया गया है। भारत में लौंग का कुल उत्पादन 1100 मीट्रिक टन है और इसमें से 1000 मीट्रिक टन हर साल तमिलनाडु में पैदा होता है। वाह 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 वाह, सोचिए। जबकि मात्र 750 मीट्रिक टन लौंग का उत्पादन अकेले कन्याकुमारी जिले में ही होता है। ठीक, तो बड़ी अच्छी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ कर दिया है। तो मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ISPA इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया। इसके संस्थापक सदस्यों में भारतीय एयरटेल, लॉर्सन एंड टुब्रो, एल&टी, नेल्को, टाटा ग्रुप, फिर उसके बाद वनवेब, मैक माई इंडिया, बालचंद्रन इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड शामिल हैं। अन्य मुख्य सदस्यों में कौन कौन है भाई साहब? गोदरेज है, ह्यूजेस इंडिया है, अजिस्ता बीएसटी और आपका एरोस्पेस प्राइवेट इंडिया लिमिटेड। मतलब ये सब सारी चीजों को देख लेना, क्योंकि एग्जाम का यूजली इनमें से कौन नहीं है, तो इतना जानकारी हमें होना चाहिए। बोर्ड के सदस्यों के बारे में देख लेते हैं भैया। प्रथम अध्यक्ष जयंत पाटिल जो एल&टी NXT रक्षा के वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष से कौन है? राहुल वत्स जी, भारतीय एयरटेल के मुख्य नियामक अधिकारी हैं। महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट, रिटायर्ड है। इसका क्या है भैया? इसका एक निजी उद्योग निकाय है जो देश में अंतरिक्ष और उपग्रह सब कंपनियों के लिए एक प्रमुख उद्योग निकाय के रूप में कार्य करेगा। ISPA का प्रतिनिधित्व अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताओं वाले घरेलू और वैश्विक निगमों द्वारा किया जाएगा। ISPA भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगा, जिसमें भारत में क्षमता निर्माण, अंतरिक्ष हब और इंक्यूबेटरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों। अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया देश के मेंटर कार्यक्रम। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में किसने देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत की या किस प्रदेश में शुरुआत की गई? ध्यान रखिएगा, दिल्ली में देश के मेंटर कार्यक्रम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत की। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों को अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिक द्वारा करियर विकल्प मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए किया जाएगा। देश के मेंटर में से एक से 10 सरकारी स्कूल के छात्रों को गोद लेने की आवश्यकता होती है, जिन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जाती है। ठीक है ना। दिल्ली सरकार ने अगस्त में घोषणा की थी कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद मेंटर्स प्रोग्राम्स के क्या होंगे? ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ठीक है ना। बेचारे सिर्फ इसके साथ उसी शेयर किए थे तब तक IT की रेड पड़ गई। ठीक है ना। आपको पता ही होगा कितनी बुरा काम है। अगर आप किसी दूसरी पार्टी से अपनी बात को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सोनू सूद ने भी अपनी बात रखी, भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पहल है, सारी चीजों के बेचारे यहाँ रेड पड़ गई। अदानी समूह ने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भैया प्रबंधन मैनेजमेंट संभाल लिया है। गौतम अडानी जो कि अदानी समूह के हेड हैं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जिम्मेदारी ले ली है। हवाई अड्डे को भारत सरकार द्वारा 50 वर्षों की अवधि के लिए समूह को पट्टे पे दे दिया है। जाओ पूरा प्राइवेटाइज कर दियो। पिछले 2 महीनों से अदानी समूह ने अधिकारी हवाई अड्डे पर परिचालन की निगरानी कर रहे हैं। हवाई अड्डा निदेशक JL पल्हारा
ठीक है ना। अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्य हवाई अड्डा अधिकारी अदानी जयपुर इंटरनेशनल लिमिटेड विश्वभूषा को हवाई अड्डे की सांकेतिक चाबी सौंप दी। जाओ आप संभालो। जयपुर हवाई अड्डे के बारे में भैया देख लो। जयपुर हवाई अड्डा दैनिक निर्धारित उड़ान संचालन में भारत में 11वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। संगानेर के दक्षिणी उपनगर में ये स्थित है। हवाई अड्डे को दिसंबर 2005 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल गया था। सिविल एप्रिल में 14 विमान बैठ सकते हैं और नया टर्मिनल भवन में 1000 यात्रियों को संभाल सकता है। अदानी समूह का मुख्यालय कहाँ है, ध्यान में रखिएगा। बहुत ज्यादा इस समय लाइट में है, अहमदाबाद में है। संस्थापक गौतम अडानी है और उनकी स्थापना कब हुई थी, 20 जुलाई 1988। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रजनीश कुमार जो भारत पे आपका ऐप है, भारत पे जिससे आप पेमेंट वगैरह करते हैं, अध्यक्ष बना दिए गए हैं। फिनटेक स्टार्टअप भारत पे ने भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष प्रमुख व्यावसायिक और व्यापक पहलों पर कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के साथ मिलकर के काम करेंगे और भारत पे के दीर्घकालिक और अल्पकालिक रणनीति को प्रभावित करने में भी भाग लेंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। अध्यक्ष के रूप में कुमार की जिम्मेदारी होगी कि वो अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति तैयार करें, नियामक मामलों और बोर्ड के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करें, कॉर्पोरेट प्रबंधन की सलाह देने का भी काम करें। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है भैया, अश्नीर ग्रोवर है, नाम मत भूलना। भारत पे का मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारत पे की स्थापना 2018 में की गई थी। आगे बढ़े। अलेक्जेंडर शालिनबर्ग ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर बनाए गए। तो ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर की नियुक्ति हुई। उनका क्या नाम है, तो नाम याद रखना, एग्जाम पूछ सकते हैं। उनका नाम है अलेक्जेंडर शालिनबर्ग। ठीक है ना, इसका चेहरा मुस्कुराता हुआ। तो इसके इस्तीफे के बाद सेबेस्टियन कुर्ज के इस्तीफे के बाद अलेक्जेंडर शालिनबर्ग को ऑस्ट्रेलिया का चांसलर चुना गया है। सेबेस्टियन कुर्ज ने भ्रष्टाचार के घोटाले में शामिल होने के कारण क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। अलेक्जेंडर के अलावा माइकल लिनहार्ट देश का नया विदेश मंत्री बना दिया गया है। फ्रांस में राजदूत थे, ठीक है ना, फ्रांस में राजदूत बनाया गया, विदेश मंत्री बना दिया गया है। तो ये सारी बातें ज्यादा अंतर जाने की जरूरत नहीं। दोनों व्यक्तियों की नियुक्ति ने सरकार, पीपुल पार्टी और ग्रीन पार्टी गठबंधन के भीतर संकट को समाप्त करने में मदद की है। अगली खबर, बढ़िया खबर है ये। जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को लॉन्च कर दिया। भैया जो लोग जल्दी बढ़ी रही होगी, जर्मनी ने बारी मान ली है। पहली दुनिया की सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च हो गई। जर्मन रेल ऑपरेटर, क्या नाम है इसका, ड्यूश टहन और औद्योगिक समूह सीमेंस ने दुनिया की पहली स्वचालित सेल्फ ड्राइविंग चालक रहित ट्रेन की शुरुआत कर दी है। सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन में हैम्बर्ग शहर में लॉन्च किया गया। इस परियोजना को सीमेंस और ड्यूश टहन द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसे विश्व प्रथम, वर्ल्ड फर्स्ट करार दिया जा रहा है। यह परियोजना हैम्बर्ग की त्रिव शहरी रेल प्रणाली 60 मिलियन यूरो के आधुनिकीकरण का हिस्सा है। यह स्वचालित ट्रेन 1 किलोमीटर का नया ट्रैक बिछाए बिना विश्वसनीय सेवा प्रदान करेगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारी खबरें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में कन्वर्ट होंगी एक दिन। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। फिर हम आगे मिलेंगे। मिलने से पहले आपका जो काम है, टीटी अकेडमी को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो अच्छी बात है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले, करंट अफेयर तैयार हो, बैक टू बैक और भी सारी चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। तब तक ये सब चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना जुड़ने का नाम लीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।